नमस्कार, मैं जगदीश सिंह चिकारा आज इस नए लेक्चर में नई वीडियो में आपके सामने इतिहास के कक्षा 10वां 2 विषय इतिहास के चैप्टर नंबर 2 किसान, राजा, किसान और नगर से संबंधित पाठ के एक पर्सन जिसका मुख्य रूप है मौर्य शासन प्रबंध की विशेषताएं। ये मौर्य वंश के जो शासक थे उनका शासन प्रबंध कैसा था, क्या उसकी विशेषताएं थी या क्या उसके शासन के गुण थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। मौर्य प्रशासन के लगभग सभी प्रमुख अभिलक्षणों की जानकारी अशोक के अभिलेखों से मिलती है, जैसे राजा प्रजा संबंध, राजनीतिक केंद्र, प्रमुख अधिकारी, उनके कर्तव्य आदि की जानकारी अशोक के इन अभिलेखों से हमें प्राप्त होती है। अभिलेखों में आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर मतलब उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था के जो सीमांत प्रांत थे उनसे लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। मौर्य साम्राज्य के इन कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। जो राजा अशोक था एक महान शासक हुआ है और जहाँ तक उसका शासन प्रबंध था, चाहे उत्तर पश्चिमी भारत में पाकिस्तान तक, दक्षिणी भारत में आंध्रा तक, पूर्वी भारत में ओडिशा तक, जहाँ जहाँ भी उसके अभिलेख मिले हैं वहाँ सब एक जैसे चिन्हित चीज़ें मिली हैं। उन्हीं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि इसका शासन जो था ये काफ़ी लंबे और विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ था। 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। 5 केंद्र थे इसके शासन के। मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा केंद्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसको इस वर्तमान समय में पटना के नाम से जाना जाता है, जो आजकल बिहार की राजधानी है। इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेखों में साम्राज्य के 4 प्रांतीय केंद्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें तक्षशिला, उज्जैनी, तोमिली अर्थात तोशाली तथा सवर्णगिरी। ये इसके पटना के अलावा पाटलिपुत्र के अलावा 4 और भी जिनके चारों तरफ राजनीतिक शासन प्रबंध की विशेष कार्य चलते थे, उनमें पाटलिपुत्र प्रमुख थी। उसके अलावा तक्षशिला थी, तोशाली थी, उज्जैनी थी और सवर्णगिरी थी। असमान शासन व्यवस्था मौर्य साम्राज्य बहुत ही विशाल था। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में शामिल बड़े बड़े विविध भिन्न भिन्न प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र, कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। इतने विशाल तथा अनेकता से भरे साम्राज्य का प्रशासन एक समान होना संभव नहीं था, परंतु यह संभव था कि सबसे बड़ा प्रशासन नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के केंद्रों पर निर्भर रहा होगा।
जो अशोक का साम्राज्य था, इधर इसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक फैली थी, इधर उड़ीसा तक फैली थी और इधर आंध्रा तक फैली हुई थी। तो इतने विशाल साम्राज्य के अंदर एक चीज़ें रहनी असंभव थी, लेकिन फिर भी जो इसके 5 प्रमुख शासन के केंद्र थे उनमें एक जैसे लगभग नियम पाए गए। प्रांतीय केंद्रों का चयन सबसे बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला तथा उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। जो उज्जैनी थी और तक्षशिला थी, ये एक ऐसे केंद्र थे जो एक राजमार्ग के ऊपर स्थित थे, जहां से व्यापार हुआ करता था। कर्नाटक में सवर्णगिरी, अर्थात सवर्णगिरी का मीन्स है सोने के पहाड़, सोने की खदान के कारण महत्वपूर्ण था। एक तरफ तक्षशिला थी, एक तरफ उज्जैनी थी, वो भी व्यापारिक राजमार्गों पर स्थित थी। और दूसरी तरफ अगर हम कर्नाटक आंध्रा की तरफ जाते हैं, जो क्षेत्र प्रशासनिक केंद्र था वो सवर्णगिरी था, वहाँ पर सोने की खदान थी, इसके कारण वो बहुत महत्वपूर्ण था। ये भी एक अशोक के साम्राज्य की राजधानी का या मौर्य प्रशासकों का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा था। आवागमन का सुचारू बनाना, साम्राज्य के संचालन के लिए स्थल और जल दोनों मार्गों से आवागमन का सुचारू बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या कई महीने लग जाते थे। ऐसे में यात्रियों के खान पान, उनके रहने के लिए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सेना की सुरक्षा प्रमुख माध्यम रही होंगी। सेना के अधीन ही जो आने जाने वाले यात्री थे, राजधानी तक पहुंचने के लिए इन मुख्य केंद्रों तक जो राजमार्ग बना रखे थे, उनके आने जाने में कई सप्ताह भी लग सकते थे, महीने भी लग सकते थे। इसलिए जो आने वाले जाने वाले यात्री थे, उनके खान पान के लिए, उनके रात के समय वहाँ रुकने के लिए सुव्यवस्थित प्रबंध किया गया और उनकी सुरक्षा के लिए सेना का अहम योगदान रहा होगा। इसके लिए समिति तथा उपसमितियाँ मैक्सनीज अपने किताब के अंदर ये लिखता है कि मैक्सनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति तथा 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है। एक इनमें से उपसमिति का काम था नौसेना का जल सेना का संचालन करना, दूसरी का यातायात और खान पान का काम उसके जिम्मे था, तीसरी जो उपसमिति थी उसका काम था जो पैदल सैनिक चलते हैं उनका संचालन करना, और चौथी जो उपसमिति थी वो थी अश्वारोहियों, पांचवी का काम था रथारोहियों और छठी का काम था हाथियों का संचालन करना। मतलब ये इस तरह बांट रखे थे, काम बांट दिए कि समिति जो हैं, एक समिति जल सेना का संचालन करेगी, एक समिति सेना के खान पान और यातायात के साधनों का संचालन करेगी, उसकी जिम्मेदारी होगी। एक समिति थी जो पैदल सैनिक हैं उसकी देखरेख करना, और एक उपसमिति थी जो अश्वारोही थे, जो सैनिक घोड़ों पर चलते थे, रथों पर चलते थे या हाथियों पर चलते थे, उन हर एक की निगरानी करना, उनकी देखरेख करना। दूसरी उपसमिति के जिम्मे कई काम थे, जैसे हाथियों को ढोने के लिए
हथियारों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों का इंतजाम करना, सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, जानवरों के लिए जो घोड़े हैं, हाथी हैं, जो युद्ध भूमि में काम आने वाले पशु थे, उनके लिए चारे का उचित प्रबंध करना और सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों तथा शिल्पकारों को नियुक्त करना। और उसके बाद सबसे अंत था धम्म महामात्रों की नियुक्ति। अशोक ने अपने साम्राज्य को संगठित बनाने रखने के लिए ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार के द्वारा भी किया। धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण व सार्वभौमिक थे, कोई कठिन नहीं थे। अशोक का मानना था कि धम्म का पालन करके लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा होगा, ताकि अच्छे रास्ते पर चलकर भविष्य को सुधार सकें। अतः धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इस बात का उल्लेख जो अशोक के अभिलेख हैं उनसे मिलता है। कुछ और भी एक आध प्रश्न आता है कि कुषाण शासकों ने अपनी उस स्थिति के उदाहरण को किस प्रकार प्रस्तुत किया। कुषाण वंश में उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए स्वयं को देवतुल्य होता है, देवताओं के बराबर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस उद्देश्य से उन्होंने मंदिर आदि अर्थात देवस्थानों पर अपनी विशालकाय मूर्तियां लगवाई। ऐसी विशालकाय मूर्तियां उत्तर प्रदेश में मथुरा के निकट माठ से तथा अफगानिस्तान के एक देवस्थान से मिलती हैं। उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई। सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के हैं, इससे उसके धम्म के बारे में क्या पता चलता है। सबसे जो प्राचीन अभिलेख मौर्य शासक अशोक के हैं। इसके माध्यम से अशोक ने अपने धम्म का प्रचार किया और जिसके मुख्य सिद्धांत थे बड़ों का आदर करना, सन्यासियों तथा ब्राह्मणों के प्रति दया भावना रखना, उदारता रखना, अपने सेवकों तथा दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना और दूसरों के धर्मों और परंपराओं का सम्मान करना। ये अशोक के द्वारा किए गए सभी धर्मों को बराबर मान के बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। वो सभी धर्मों को, बड़ों को, छोटों को, सेवकों को, सबको एक सहनशीलता की नीति से देखता था। नमस्कार। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें आपके लिए कुछ नई बातें लेकर और आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद।